हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ यूजीसी नेट के लिए, जो कि आपके कॉमर्स के सिलेबस में या कोई भी सिलेबस हो, ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट हो, उसमें 10 यूनिट्स होता है और आपके फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स है। मैं आपके दोनों पेपर के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के 10 यूनिट कंप्लीटली करवाऊंगा। और अभी अपने पास में केवल 20 से 25 दिन है, तो इसके लिए मैं आपको ये नहीं कि पूरा थ्योरी भी पढ़ाऊं फिर उसके बाद में एमसीक्यू भी करवाऊं। लेकिन मैंने ऐसा बुक अभी देखा है जिसके अंदर आपका ऑलमोस्ट सारा थ्योरी भी कवर्ड है एंड आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सारे कवर्ड है, क्योंकि इसमें जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं आपके टीजीटी के, पीसीसी एसपी के और आपके जो नेट के जो लास्ट 10 to 15 ईयर्स के ओल्ड क्वेश्चंस है वो सारे कवर्ड है। इसके लिए मैं इसको देख के इतना बता सकता हूँ कि आपका 80% एटलीस्ट सिलेबस कवरेज होता है और आपने इतना कर लिया तो आपका मानो 100% आपका जीआरएफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होके आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है इन सबको पढ़ के आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चलेगा और इससे आप इजीली एग्जाम में अटेंड होके आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर को। और 80% का आपका इससे सिलेबस कवर होता है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होता है आपका और आपका आईक्यू लेवल इतना हो जाता है कि आप 100% भी पेपर को कवर कर सकते हो, ये मेरा मानना है। तो आपके पास में केवल इतना ही टाइम है, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए, ना कि पूरा बुक्स लेके छान मारो, 2-3 बुक्स को आप प्रिफेयर करो। मैं बोलता हूँ केवल मैं बता रहा हूँ वो सारे आप एक बार 2 बार इस वीडियो को सुन लेना, आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें 100% याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए और आपका जो भी सुना है वो थोड़ा ध्यान से सुना हुआ होना चाहिए। क्योंकि और आपका जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 4 में से 2 तो ऐसे ही अपने को पता चल जाता है कि ये तो रॉन्ग है, और अपने पास में 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आपने 2 बार वीडियो को सुन लिया तो आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आराम से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। सो थैंक यू। अभी हम लोग देखते हैं अपना ऑडिटिंग का चैप्टर। जो ऑडिटिंग का यूनिट है उसमें अपन जितने भी एमसीक्यू कवर है एटलीस्ट 280 to 300 के आसपास में एमसीक्यू करवाऊंगा आपको, जो कि आपका पूरा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर लेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि नॉर्मली ये कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, मींस एक सामान्यतः कंपनी में ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? तो ऑडिटर को अपॉइंट करता है आपके शेयर होल्डर्स, और किसमें? एजीएम के अंदर। तो देख लो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है? शेयर धारक। और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे नहीं कि आपको केवल इतना बता दिया कि ये आपका करेक्ट है, ये नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो ये बुक है, इसमें बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ है कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट क्यों हो रहा है और जो 3 ऑप्शन जो करेक्ट नहीं हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे, वो सारा एक्सप्लेन है, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो आप देखते रहिए। और मैं आपको एक बार फिर से बोलूंगा कि आप ये वीडियो तभी सुनो जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, या फिर आप गृहिणी हो तो आप खाना बनाते टाइम पे ईयरफोन डालिए कान के अंदर और सुनते रहिए, और 2 बार इनको सुन लीजिए। मेरा सारा वीडियो हर यूनिट का 2 घंटे से ऊपर कोई भी वीडियो नहीं होने वाला है, तो आपका पूरा कवरेज मिलेगा और आप इजीली नेट जेआरएफ कंप्लीट कर पाओगे, आपका 100% जेआरएफ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। बी के अंदर देखो क्या बोल के रखा है कि सामान्यतः कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी की सालाना बैठक मीटिंग में, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर धारकों द्वारा, मींस शेयर होल्डर के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है। और ये कौन से में? एडीटी 1 के अंदर आपका, जैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, एडीटी 1 करके फॉर्म आता है, आरओसी में फाइल करना पड़ता है। एडीटी 1 के अंदर आपको इसका अपॉइंटमेंट का देना पड़ता है विवरण पूरा। तो साथ ही यह 5 सालों के लिए, ये ऑडिटर अपॉइंट होता है कितने साल के लिए होता है? 5 सालों के लिए। लेकिन एवरेज एनुअल जनरल मीटिंग में, मतलब जब भी अपना एजीएम होगा, देखो हर साल अपना एजीएम होता है, तो उसके अंदर केवल अप्रूवल होता है कि भाई 5 साल के लिए था तो हम लोग इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट ईयर हम लोगों ने आज के दिन अपॉइंट किया, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग इस पे ऐसा नहीं कि दूसरे को अपॉइंट करेंगे, इसी को रीअपॉइंट कर देंगे, मींस इस पे केवल अप्रूवल दे देंगे कि हाँ करेक्ट है। तो नियुक्ति 5 सालों के लिए होता है। और परंतु प्रतिवर्ष परीक्षकों के नाम का अनुमोदन मींस अप्रूवल
बैठक में प्रतिवर्ष आवश्यक होता है, जो कि कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 139 में कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। लेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? देखो ऑडिटर उसका काम क्या होता है? फर्स्ट है अपना ऑप्शन कि लेखा बहियों का अभिलेखन करना, मतलब रिकॉर्ड करना, नहीं रिकॉर्ड करना तो अकाउंटेंट का काम होता है। फिर सेकंड है अपना ऑप्शन कि टू कंप्लाइन वेरियस अकाउंट बुक्स, विभिन्न लेखा बहियों का संकलन करना, नहीं ये भी अकाउंट्स का काम है। रिव्यू ऑफ द अकाउंट्स, हाँ रिव्यू करना होता है, लेकिन वो नॉर्मल ऑडिटर का नहीं होता है, वो आपका इंटरनल ऑडिटर का होता है। समीक्षा करना भी लेखक का काम नहीं हुआ। फिर लेखा से निष्कर्ष निकालने के लिए अर्थ की विवेचना करना, नहीं अपने को अर्थ भी नहीं निकालना, ऑडिटर को अर्थ नहीं निकालना रहता है। लास्ट है अपना कि शुद्धता ज्ञात करने के लिए बही प्रविष्टियों का सत्यापन करना। राइट, करेक्ट आंसर है हमारा ई ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स एंट्रीज टू फाइंड आउट एक्यूरेंसी। मींस ऑडिटर देखता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया हुआ है उसमें जितनी भी एंट्रीज पास्ड है वो सारी करेक्ट है क्या, वो एक्यूरेंसी है क्या, उसको वेरिफिकेशन करता है कौन, ऑडिटर। तो देखो हमारे ऑप्शन में पूरा एनालाइज दिया हुआ है कि लेखा परीक्षक का कार्य शुद्धता की जांच के लिए बही प्रविष्टियों का मतलब जर्नल एंट्रियों का सत्यापन करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है। लेखा परीक्षक भइयों में अभिलेखन नहीं कर सकता, मींस अकाउंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो अकाउंटेंट का काम है। नहीं उनका संकलन करता है, नहीं लेखा परीक्षक को अधिकार है कि वह खातों में कोई निष्कर्ष निकाले। देखो मैंने बताया था इस बुक के अंदर ये अच्छी बातें हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है उसके बारे में ये बताएंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था कि लेखा भइयों का अभिलेखन करना, तो इसने बोला नहीं लेखा ऑडिटर का कोई काम नहीं होता ये। फिर दूसरा संकलन करना था, तो इसने बोला कि संकलन करना भी काम नहीं होता है। थर्ड हमारा ऑप्शन था कि लेखा परीक्षक का अधिकार है कि वो कोई निष्कर्ष निकाले बुक से, तो इन्होंने बोला नहीं ये भी नहीं होता है, लेकिन वह केवल सत्यापन करता है और अपना सुझाव दे सकता है, अपना सजेशन दे सकता है कि यदि कोई त्रुटि पाई जाती तो आवश्यक पूछताछ भी कर सकता है। जब उसको कोई एरर मिलता है, उसको इनएक्यूरेंसी मिलती है बुक्स में, तो वो अकाउंटेंट को बुला के उससे इंक्वायरी कर सकता है, या कंसर्न पर्सन जो भी है उससे इंक्वायरी कर सकता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो इसमें दिया हुआ है कि लेखा परीक्षक कई वर्षों तक पर्याप्त नहीं, ऑडिटर जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो हमारा एवरी ईयर होता है, कंटिन्यू नहीं चलता है, कई वर्षों पर व्याप्त नहीं होता है। करेक्ट आंसर नहीं है, तो ये गलत। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन बोथ कवर सेवरल ईयर, नहीं केवल इन्वेस्टिगेशन सेवरल ईयर तक चलता है, ऑडिट नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। इन्वेस्टिगेशन कवर सेवरल ईयर, अन्वेषण कई वर्षों पर पर्याप्त होता है, ये करेक्ट आंसर है हमारा सी करेक्ट है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक वर्ष में कंप्लीट नहीं होता है जनरली, क्योंकि उसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करना रहता है बुक्स का, तो कई वर्षों की बुक्स का इन्वेस्टिगेशन करना रहता है, तो ये कई वर्षों तक व्याप्त होता है। और डी ऑप्शन क्या है, किसी उपक्रम की औसत अर्जन क्षमता जानना, लेखा परीक्षक का नहीं, ये एवरेज अर्निंग कैपेसिटी जानना ऑडिटर का काम नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ऑडिटर कैन रिवील द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस, नहीं ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। तो देखो सी ऑप्शन क्यों करेक्ट हुआ, इसने पूरा एनालाइज किया है कि लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाती है, ऑडिट हमारी एवरी ईयर की जाती है, और जो फाइनेंशियल ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हमारा ऑडिट चालू होता है, तो ये हमारा एवरी ईयर होता है। ठीक है, तो लेखा परीक्षक प्रतिवर्ष होता है जो कि फाइनेंशियल एंड होने पर, यह कई वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, केवल इन्वेस्टिगेशन चलता है, ऑडिट नहीं चलता है, तो ये इन्होंने करेक्ट किया कि ये बात भी है। लेखा परीक्षक के दौरान यदि कोई बड़ा घपला या धोखाधड़ी की खोज होती है, तब ऐसी स्थिति में जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की जा सकती है, जिसे अन्वेषण कहता है, जिसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। जब ऑडिट करते टाइम पे ऑडिटर को लगता है कि बहुत बड़ा घपला हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और उसमें वो कर्मचारी एम्प्लॉय वगैरह की जांच कर सकता है, और उसे ही इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में 1 से अधिक वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा तो है नहीं, इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम लगता है, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे साल लग सकते हैं। इसके लिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हुआ था। औसत अर्जन क्षमता या वित्तीय स्थिति ज्ञात करना लेखा परीक्षा के उद्देश्य में शामिल नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन।
और क्यों हुआ ये हमने देखा है, अभी पूरा एनालाइज करके देखा है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि लेखा परीक्षक, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड, स्टेटमेंट इज गिवन बाय, किसने ये स्टेटमेंट दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था हमारा लॉर्ड जस्टिस लॉक्स ने। लॉर्ड जस्टिस लॉक्स ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ऑडिटर है ना वो एक पहरी कुत्ते के समान है, पहरी की तरह। ये एक बोलते हैं ना कि खाने वाले कुत्ते के समान नहीं, ये कोई खोजी नहीं है। तो ये इसने पूरा दिया है कि कैसे क्या है। हमारा डाउन क्यों नहीं आ रहा है भैया? हाँ, लेखा परीक्षक देखो, लॉर्ड जॉरी ने क्या किया था, क्या बोला था? लॉर्ड जस्टिस लॉक्स ने क्या बोला था कि लेखा परीक्षक, ऑडिटर एक पहरी है न कि खोजी है। और किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896 में अंकेक्षक खातों की सत्यता की जांच उन्हें सत्य मानकर करता है, न कि उसमें गलतियां ढूंढते हैं। मतलब ऑडिटर को फर्स्ट में प्राइम फेज से क्या देखना चाहिए कि सारे ऑडिट सही है। वो ये मानेगा, जब तक उसे कोई गलती नहीं मिलती है तब तक वो ये मानेगा कि पूरा अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और करेक्ट वे में है। ये उसका इस केस के अकॉर्डिंग मानना है। लॉर्ड जस्टिस लॉक्स के अकॉर्डिंग ये मानना है कि ऑडिटर को मानना चाहिए कि सारे अकाउंट्स करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। जब तक उसको कोई गलती मिल नहीं जाती है, उसका काम गलतियों को ढूंढना नहीं है। खातों की सत्यता की जांच के दौरान त्रुटियों का पता चलता है, तब उससे चौकन्ना होना जरूरी है। जब वो अकाउंट्स को वेरीफाई करता है, वो जांच करता है, तब उसे यदि किधर प्रॉब्लम लगता है तब उसे चौकन्ना हो जाना पड़ता है, तब उसे पूरा एकदम से सतर्क हो जाना पड़ता है। तो ये किसने बोला था? ये लॉर्ड जस्टिस लॉक्स ने बोला था। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य कंपनी सचिव मतलब सीएस कंपनी सेक्रेटरी द्वारा नहीं किया जाता? अभी देखो, सीएस एज एन एजेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट हो सकता है, सीएस एज ए वॉचडॉग निगरानी रखने वाले के रूप में सीएस हो सकता है, सीएस एज ए प्रॉक्सी टू द मेंबर ऑफ बीओडी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य प्रॉक्सी के रूप में हो सकता है, सीएस एक लेखाकार के रूप में नहीं हो सकता। देखो, ऑडिटर है, सीएस है, ये सारे अकाउंटेंट भी खुद अकाउंट्स भी खुद ही कर ले और उसकी जांच भी खुद कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए सीएस क्या नहीं हो सकता? एक अकाउंटेंट के रूप में नहीं हो सकता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें लिखा हुआ था कि सीएस कौन सा कार्य नहीं कर सकता, तो इसमें बोला हुआ था शीर्ष प्रबंध के एजेंट के रूप में सीएस काम कर सकता है, निगरानी रखने वाले के रूप में सीएस काम कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्रॉक्सी के रूप में सीएस आ सकता है, और सीएस एक ऑडिटर भी हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता? वो एक अकाउंटेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपको मैच करना है फॉलोइंग। तो आपको ये मैच करो। तो देखो, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट तो इसमें लिखा हुआ, चलो हिंदी में बता देता हूं मैं आपको। सांविधिक लेखा परीक्षा, ये तो एकदम से बकवास जैसा लग रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में यदि हिंदी मीडियम हो तो ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आता है, तो इसमें ज्यादा बेटर तो वही है, इंग्लिश वाला देख ले कि स्टैट्यूटरी ऑडिट का क्या होता है। तो ये देख लेंगे हम लोग तो हमें पता चलेगा। सॉरी, कहाँ पे गया यार? हाँ, स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सा हो सकता है? प्रैक्टिसिंग है चार्टेड अकाउंटेंट, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ए में ऑप्शन नंबर सी। फिर कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड वर्क और मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो ये कर सकता है। और इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है? कोई भी ग्रेजुएट पर्सन है जो कि प्रोफेंशियल रखे किसमें? कॉमर्स में। और
सीएफ मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट कौन कर सकता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो ये ऑप्शन होगा। ए के सामने कौन सा आएगा हमारा? ए के सामने थर्ड वाला बी कॉलम का थर्ड आएगा। तो ये कौन से में है हम लोग देख लेते हैं। अभी देखो ए के सामने थर्ड कौन सा है? केवल एक ही ऑप्शन में है। तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए। तो हमें प्राइम फेशिया देखते इस पे करेक्ट कर देना है, क्योंकि ए का हमें पता है कि करेक्ट है थर्ड ऑप्शन ही, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट केवल सीए ही कर सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट ही कर सकता है। तो वो बी में कौन से में था? थर्ड में था। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन में ए थर्ड में नहीं है। तो हमें कर देना है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। और मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया है कि कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट करता है क्या? कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट कोई भी ग्रेजुएट, कॉमर्स का ग्रेजुएट पर्सन कर सकता है जो कि प्रोफिशिएंसी रखे, जो कि प्रोफेशनल रहे अकाउंटिंग में। और सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है? सीएस करता है, मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 आता है। 7 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षण विशेष रूप से कंपनी सचिव द्वारा ही किया जाता है? कौन सा ऐसा लेखा है जो केवल कंपनी सेक्रेटरी द्वारा किया जाता है? देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट ये सीए द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये सीए द्वारा किया जाता है। और कॉस्ट ऑडिट ये आपका कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए द्वारा किया जाता है। फिर फाइनेंशियल ऑडिट ये भी सीए द्वारा किया जाता है। सेक्रेटरियल ऑडिट ये आपका किया जाता है सीएफ द्वारा, ठीक है। और इंटरनल ऑडिट कोई भी एनी ग्रेजुएट पर्सन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है? सचिवीय लेखा परीक्षण कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है। सामूहिक लेखा परीक्षण सरकार द्वारा आदेशित अंकेक्ष द्वारा, लागत लेखा परीक्षण लागत द्वारा तथा कार्य लेखाकार द्वारा, वित्तीय लेखा परीक्षण चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा तथा आंतरिक परीक्षण कंपनी के कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि कंपनी के कर्मचारी हो, एक सीए भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है। इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएशन वाला पर्सन हो जो कि अकाउंटेंसी में प्रोफिशिएंसी रखे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है। 8 में क्या लिखा हुआ है कि लागत खातों के सत्यापन की प्रक्रिया जो इस डेटा की शुद्धता और अभिलेखों की जांच सुनिश्चित करता है कि ये अपने सिद्धांतों, योजनाओं, प्रक्रियाओं और उद्देश्यों के आधार पर कहते हैं। कौन सा है लागत के लिए? लागत के लिए कॉस्ट ऑडिट होता है। कॉस्ट ऑडिट में सारा हो जाता है कि आपका ये प्रिंसिपल है, ये आपका प्लानिंग है, ये आपका प्रोसेस है, ये कॉस्ट ऑडिट के अंदर कवर्ड होता है। कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट ऑडिट के द्वारा कवर्ड होता है। तो देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हुआ था। लागत खातों के सत्यापन की प्रक्रिया जो इसी डेटा की शुद्धता और अभिलेखों की जांच सुनिश्चित करता है कि ये अपने सिद्धांतों, योजनाओं और प्रक्रियाओं और उद्देश्यों के आधार पर, जो कि लागत लेखा परीक्षक कहते हैं। लागत अंकेक्षकों को ICWAI, जो कि अभी नाम चेंज होके कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिटर भी कह सकते हैं, संस्था नियमित एवं नियंत्रित करता है। इन्हें अब लागत एवं प्रबंध अंकेक्षक भी कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया कि ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रूप में अभी जाने जाते हैं नए में। निम्नलिखित कृत्यों में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्नलिखित कृत्यों में से कौन सा सचिवीय लेखा परीक्षक के तहत किसी भी आवर्त क्षेत्र में नहीं है? ये क्या बोल रहा है? Which of the following act do not have any coverage any secretarial audit के अंदर कवरेज नहीं है? कौन सा? एक ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कंपनी अधिनियम 1956 और इसके द्वारा बनाए गए नियम। फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी बोला जाता है कि प्रतिभूति संविदा, मतलब सेबी संविदा अधिनियम SCRA और इसके अधीन बनाए गए अधिनियम नहीं, ये तो होगा ही नहीं। फिर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और इसके अधीन बनाए गए नियम और विनिमय नहीं, ये भी नहीं है। प्रतिभूति विनिमय सेबी बोर्ड, ये भी नहीं है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और इसके अधीन बनाए गए नियम, ये CS का आर्थिक क्षेत्र होता है। तो ये कौन कौन सा क्षेत्र होते हैं? इसमें एक तो ये बता दिया गया कि बोनस का होता है, अभी और कौन कौन सा होता है ये इसके बारे में, और कौन सा नहीं होता है ये इसके बारे में बताएगा।
कि कंपनी अधिनियम 1956, अब कंपनी अधिनियम 2013 हो गया, ये तो आपको पता ही है। प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 तथा अधिनिष्ठ नियम इसके क्षेत्र में आता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन 1999 अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 1992, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 उपनियम जो कि इसके अधीनस्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि किसी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की किसके द्वारा, इंटरनल ऑडिटर का क्या नियुक्ति। देखो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है, जैसे एवरी ईयर ना हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, वैधानिक उसको क्या बोलते हैं, अंकेक्षण बोलते हैं, वैधानिक अंकेक्षण होता है जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे होता है। लेकिन इंटरनल ऑडिट तो हमारा पूरे साल तक चलता रहता है, क्योंकि हमारा जो अकाउंटेंट वगैरह है, जो भी हमारे कर्मचारी है जो काम करते हैं, उनका ही परफॉर्मेंस देखना, उनका चेक करना कि सब कुछ करेक्ट वे में जा रहा है क्या, जो कि मतलब पूरा इंटरनल कंट्रोल है ना कंपनी का अकाउंट पे, तो वो सब चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट किया जाता है। और इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, ना कि शेयर होल्डर, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए कंपनी के ओनर की जरूरत होती है। और कंपनी के ओनर कौन होते हैं, कंपनी के ओनर शेयर होल्डर होते हैं। लेकिन ओनर के प्रतिनिधित्व कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर क्या होते थे, एज ए प्रतिनिधित्व, जो कि शेयर होल्डर का प्रतिनिधित्व करते हुए कंपनी का संचालन करते हैं। तो इसका इंटरनल ऑडिट, इंटरनल मैनेजमेंट को कौन देखेगा, मैनेजमेंट देखेगा। और मैनेजमेंट कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका नियुक्ति करेगा, इंटरनल ऑडिटर का। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। किसी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षक कंपनी का कर्मचारी होता है, इंटरनल ऑडिटर एज ए एम्प्लॉय होता है। इसकी नियुक्ति कंपनी के अंशधारियों द्वारा संस्था की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने, उनकी विश्वसनीयता तथा समय पर लेखांकन कार्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, कि भाई सारा काम टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें अकाउंट्स का वेरिफिकेशन नहीं होता है कि पूरा सुत्ता है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि लैटिन शब्द ऑडिटर का अर्थ क्या है। तो यह सब पढ़ने के लिए हमारे पास में टू हियर, सुनने के लिए। तो ऑडिटर का अर्थ क्या है, टू हियर, सुनने के लिए। इसमें क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, अंकेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑडिटिंग शब्द से बना हुआ है, जो कि लैटिन भाषा के ऑडिटर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुनना। ऑडिटर का मीनिंग क्या होता है, सुनना। और ये ऑडिटिंग वर्ड किधर से बना है, ऑडिटर का, लैटिन भाषा के ऑडिटर वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू हियर, सुनना। प्राचीन काल में हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति अर्थात लेखापाल, लेखा पुस्तकों को एक निष्पक्ष व्यक्तियों के पास रखे जाते थे। ये निष्पक्ष व्यक्ति प्राय न्यायाधीश होते थे, मतलब जज होते थे, जो हिसाब किताब को सुनकर अपना निर्णय देते थे। ये देखो, सुनकर निर्णय देते थे, इसके लिए ऑडिटर का वर्डिंग आया ऑडिटिंग के लिए। सुनने की इस प्रक्रिया को अंकेक्षण कहा जाता है तथा सुनने वाले निष्पक्ष व्यक्ति को अंकेक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात सुनने को लिया। क्या पहले ऑडिटर वर्ड से, लैटिन भाषा के ऑडिटर वर्ड से ऑडिटिंग बना हुआ है, और उसका ऑडिटर का मीनिंग क्या होता है, सुनना, टू हियर। तो पहले के जमाने में क्या होता था, जो भी बुक्स, अकाउंट्स की जो बुक्स होती थी, वो एक ऐसे पर्सन के पास में रखा था जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता था, जो कि पूरा ईमानदारी से डिसीजन देता था। उसके पास में बुक्स रखी जाती थी, तो वो उन सबको बुक्स ऑफ अकाउंट को सुनकर अपना डिसीजन देता था। इसके लिए उसको क्या बोला जाता था, उसको ऑडिटर बोला जाता था, और जो सुनने की जो प्रक्रिया होती थी उसको बोला जाता था ऑडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एन ऑडिटर मैक्स एफर्ट टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रॉड। मतलब एक अंकेक्षण है मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। क्या क्या, नकदी का दुरुपयोग, हाँ भैया, ऑडिटर ये देखता है कि नकदी का दुरुपयोग तो नहीं हुआ, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। फिर सेकंड, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, सामग्री का कोई दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, और कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट थे,
तो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि भाई ऊपर जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो हम लोगों ने बोला हाँ भैया ये करेक्ट है। तो हम लोग इसका एनालाइज देख लेते हैं कि क्या है। एक अंकेक्षक मुख्य है नकदी का दुरुपयोग, सामग्री का दुरुपयोग तथा लेखा पुस्तकों में होने वाली धोखाधड़ी से विभिन्न प्रकार की चोरी व धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। एक ऑडिटर क्या काम करता है कि भाई कोई जो केस पड़ा है कंपनी के अंदर उसका कोई मिस यूज नहीं हो जाए, और जो मटेरियल है उसका भी कोई दुरुपयोग नहीं हो जाए, कोई मिस यूज नहीं हो जाए, और लेखा पुस्तकों में अकाउंट्स में कोई भी धोखाधड़ी जैसी कोई शामिल है तो उसको ऑडिटर देख के बाहर निकालता है। यद्यपि उसका मूल कार्य यह नहीं होता, अपितु मूल कार्य को संपन्न करने में सहायक करते हैं। ऑडिटर का मेन कार्य यह नहीं है कि वो उसको मिस यूज केस का वो देखे या मिस यूज ऑफ मटेरियल देखे, या फिर कोई बुक्स में कोई धोखाधड़ी वाला कहानी दिया हुआ है तो वो भी देखे। उसका वेरिफिकेशन का काम है, लेकिन वेरिफिकेशन करने के लिए ये भी जरूरी होता है। ये जब हमें पता लगेगा कि भाई केस का दुरुपयोग तो नहीं हुआ, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये वेरिफिकेशन करने लायक है या नहीं है, आपका अकाउंट्स करेक्ट है या नहीं है, तभी हम लोग वेरीफाई करेंगे, तभी ऑडिटर वेरीफाई करेगा। तो ये क्या होते हैं, ये सहायक कार्य होते हैं, ये मेन कार्य में नहीं दिए होते, लेकिन ये ऑडिटर के ही काम होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, जब अंकेक्षक का कार्य नियमित अथवा अनियमित रूप से वर्ष भर चलता है तो इसे क्या कहा जाता है। मतलब ऑडिटर का भले कंटिन्यू चले, भाई भले डिसकंटिन्यू इरेगुलर चले, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको कंटिन्यूअस ऑडिट बोला जाता है, जो कि चलता रहता है, जो कि आज के दिन स्टार्ट हुआ, 2 दिन रुक गया, फिर 5 दिन और चला, फिर 1 दिन रुक गया, फिर 5 दिन और चला, इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे, क्योंकि स्टेचुटरी ऑडिट होता है वो होता है हमारा वर्ष के एंड में, और इंटरनल ऑडिट एज ए कंपनी का क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉय होता है, जो कि कंटिन्यू बीच में रुकता नहीं है, पूरे कंटिन्यू चलता रहता है। इंटरिम ऑडिट क्या होता है, यदि हमें वर्ष के बीच में ऐसा लगे कि अब इस चीज का ऑडिट करवाना है तो उसी पर्टिकुलर चीज का ऑडिट करवाते हैं, उसको इंटरिम ऑडिट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, जब अंकेक्षण का कार्य नियमित तथा अनियमित रूप से वर्ष भर चलता रहता है तो इसे सतत ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट बोला जाता है। अपेक्षाकृत यह बड़ी संस्थाओं तथा बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं में यह अंकेक्षण आवश्यक होता है। यह अंकेक्षण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक होता है। यह आपने देखा होगा कॉन्करेंट ऑडिट जैसे बैंक के अंदर होता है, वैसे ही उसको ही कंटिन्यूअस ऑडिट बोला जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक अंकेक्षण बीमाकर्ता नहीं है और उसे जो कुछ करना है वह उचित देखभाल और कौशल के साथ करना है। यह निर्णय इस विवाद में दिया गया। यह हमारा लंदन एंड जनरल बैंक, जो देखो ये केस लो है, आपने बीकॉम किया है तो आप लोगों को पता होगा बीकॉम की जो बुक्स रहती है उसके पीछे केस लो दिए रहते हैं काफी, उनमें से ये वर्डिंग उठाया हुआ है। ये लंदन एंड जनरल बैंक के केस में ये बोला गया था कि एक अंकेक्षक है ना कोई इंश्योरर नहीं है, मतलब एक ऑडिटर है ना वो इंश्योरर नहीं है, वो बीमा करता नहीं है, उसको उसका काम क्या है कि उसको उचित देखभाल और कौशल के साथ अपना ऑडिट करना है। ये वर्डिंग कहाँ पे दिया हुआ, लंदन एंड जनरल बैंक में। तो ये थोड़ा सा केस आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि इस केस में ये वर्डिंग दिया हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है कि लंदन और जनरल बैंक के मामले में यह निर्णय दिया गया कि एक अंकेक्षक बीमा करता नहीं है, उसे जो कुछ भी करना उचित देखभाल और कौशल के साथ, मतलब अपनी स्किल के साथ में करना है और उसको बड़े केयरफुली करना है। लेकिन वो इंश्योर नहीं है कि मैंने जो अकाउंट्स कर दिया वो बस 100% सही है, वो गारंटी वो नहीं लेगा, वो 100% की गारंटी नहीं लेगा, केवल अपना सजेशन देगा, वो अपना व्यू देगा वो। फिर क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए अंकेक्षक है क्या है, विलासिता है। विलासिता का मतलब है जरूरत नहीं लेकिन मेरे को तो बस करवाना है, तो उसको बोलते हैं विलासिता। एक होता है प्रतिष्ठा मूलक, मीन्स उसको केवल इसका लिए चाहिए कि मेरा कंपनी का नाम होगा, नहीं। आवश्यकता में विलासिता दोनों नहीं, दोनों ही नहीं है। देखो टाटा ग्रुप क्या है, बड़ी कंपनी है और ऐसी कंपनी के लिए ऑडिट कंपलसरी होता है। तो हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो एक बार आप रीड कर लो।
टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए अंकेक्षण आवश्यक है क्योंकि छल कपट का पता लगाने में सहायक होगा। ऑडिट करवाएंगे तो कोई छल कपट हुआ रहेगा, मीन्स किसी अकाउंटेंट ने या किसी ने भी गड़बड़ करके रखा होगा तो वो सामने आ जाएगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी कि एक्यूरेंसी वर्क होगा तो कार्य क्षमता में ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। जैसे आपने अकाउंट्स कर लिया लेकिन आपने इनकरेक्ट किया है और आप भले ही कितना ही कर लो लेकिन फिर से उसमें टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा आपको उसको करेक्ट करने के लिए, तो कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं हुई ना। लेकिन ऑडिटर रहेगा वो आपको करेक्ट करवाता रहेगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, आप अच्छे से अकाउंट कर पाओगे तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। ख्याति का आंकलन है वृद्धि होगा। अपना गुडविल तो पता चलता ही है बिजनेस का। विभिन्न अवसरों का उपयोग करने में सहायक होगा। यदि कोई अपने पास में अपॉर्चुनिटी रहता है तो वो भी आपको सहायक होगा। जैसे कोई अपडेशन है, कोई अकाउंट से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, यदि ऑडिटर आएगा आपके प्लेस पे तो आपको उन सब के बारे में आपके कर्मचारियों को पता चलेगा। अनियमितताओं का ज्ञान होगा। कुछ भी इरेगुलर वर्क कर रहे हैं या करेक्ट वे में नहीं कर रहे हैं वो ऑडिटर आपको एक्सप्लेन करेगा, ये आपका वे करेक्ट नहीं है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके एम्प्लॉय के लिए अच्छा रहेगा। तो टाटा जैसी कंपनी के लिए तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। तुलना द्वारा कार्य क्षमता में वृद्धि में सहायक, ये हर एम्प्लॉय का पता चलता है ना, वो एनालाइज होता है ना कि कौन सा कितना क्या वर्क किया अच्छे से, तो वो पता चलता है। तो ये 6 पॉइंट थे, ये सारे क्या दिखाते हैं कि आपको टाटा कंपनी में ऑडिट नेसेसिटी है। ये 6 पॉइंट की छल कपट का पता चल जाएगा, कार्य क्षमता में वृद्धि का पता चलेगा, गुडविल होगी उसका आंकलन होगा सही से, कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो उसका पता चलेगा, और इरेगुलरिटी ऑफ नॉलेज होगा या लैक ऑफ नॉलेज होगा उसका भी आपके कर्मचारियों को पता चलेगा। अपडेशन भी मिलेगा, न्यू अमेंडमेंट आते हैं उन सबका पता चलेगा, और तुलना भी कार्य क्षमता की होती जाएगी तो उससे भी अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? इंटरनल कंट्रोल कवर्स। इंटरनल कंट्रोल क्या क्या कवर करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं, पहली बात तो इंटरनल कंट्रोल में नहीं है, ये एक्सटर्नल कंट्रोल में है, ये बाह्य तत्वों के लिए होते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट किसके लिए होता है? एक्सटर्नल पर्सन के लिए, जो कि स्टेक होल्डर है उन सब के लिए होता है। इसका इंटरनल कंट्रोल पे, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पे कोई भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट ओनली, ये करेक्ट है। ये करेक्ट है कि इंटरनल चेक होता है इंटरनल कंट्रोल में, और आपका इंटरनल ऑडिट, ये दोनों ही कवर होता है, ना कि स्टैट्यूटरी ऑडिट इंटरनल। इसमें देखो ये दोनों कवर होता था, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट डालते ही ये ऑप्शन आपका ए गलत हो गया था। लेकिन बी ऑप्शन में इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट दिया हुआ है तो ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है कि इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट करेक्ट है, फिजिकल कंट्रोल ऑफ असेट रॉन्ग है, ये इंटरनल कंट्रोल में कवर्ड नहीं होता है। इंटरनल चेक करेक्ट, इंटरनल ऑडिट करेक्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट गलत, फिजिकल वेरिफिकेशन गलत, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिखाया हुआ? आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक जांच तथा आंतरिक अंकेक्षण को शामिल किया जाता है। आप ध्यान रखना, इंटरनल कंट्रोल में किस किस को कवर किया जाता है? इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक को कवर किया जाता है। आंतरिक जांच और आपका आंतरिक ऑडिट दो को ही कवर किया जाता है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में हो तो आपको उसको गलत कर देना है। आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक निरीक्षण तथा लेखा परीक्षण, शाखा और नियंत्रण कार्यालय के उच्च स्तर के कार्यालयों में कंट्रोल रिटर्न का समावेश होता है। नियंत्रण अधिकारियों का फील्ड स्तर के कार्यालय का दौरा होता है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली, दस्तावेजी प्रणाली का ये थोड़ा सा रीड कर लेना आप, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल ऑडिट होता है और चेक होता है इंटरनल, ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिट रेफर्स टू औचित्य अंकेक्षण का तात्पर्य क्या है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशन, और एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रोटेशनल ऑफ एक्सपेंस, वो की आवश्यकता औचित्य की जांच करना, सरकारी कंपनियों का ऑडिट करना। देखो प्रोप्राइटरी ऑडिट किस चीज के लिए रेफर करता है, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि सॉरी ये तो नहीं होगा, हाँ भी देखो हम लोग देखेंगे ना, अभी हम लोग पूरा समरी तो देख नहीं रहे, पूरा थ्योरी तो देख नहीं रहे, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से हमें पूरा चैप्टर का वो बोलते हैं ना सारांश पता चल जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है? प्रीवियस अंकेक्षण,
प्रोप्राइटरी ऑडिट किसको रेफर करता है? पोस्ट ऑडिट को। इसके क्या क्या, पोस्ट ऑडिट के दो पहलू होते हैं, एक तो प्रोप्राइटरी ऑडिट और एक इफिशियंसी ऑडिट, कि मतलब एक तो औचित्य अंकेक्षण की क्यों किया जा रहा है, दूसरा इफिशियंसी की कर्मचारियों को कितना कुशलतापूर्वक काम हो रहा है, कितना कुशलतापूर्वक बिजनेस चल रहा है। औचित्य अंकेक्षण का तात्पर्य उपयोग की आवश्यकता तथा औचित्य की जांच से है कि ये सारे एक्सपेंस हम लोग कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है और ये औचित्य क्या, मतलब जितना एक्सपेंस कर रहे हैं उतना हमें बेनिफिट मिलेगा क्या। दूसरे शब्दों में औचित्य अंकेक्षण द्वारा देखा जाता है कि नियोजन व्यय अधिकाधिक लाभ प्रदान कर रहा है या नहीं कर रहा है, खर्च का आकार तथा मार्ग ठीक है कि नहीं है, अथवा किसी वैकल्पिक ढंग से व्यय करके लाभ को बढ़ाया जा सकता है। मतलब वही चेक करना है कि भैया हम लोग खर्च तो कर रहे हैं लेकिन इतना हमें इनकम मिलेगा क्या, और यदि हम लोग इस चीज पे खर्च नहीं करके दूसरे चीज पे हम लोग खर्चा करें। जैसे दो डिवीजन आपका, एक तो आप पेन बना रहे हो, एक दूसरा आप ये एक तो बॉल पेन बना रहे हो और एक ये लीडर पेन बना रहे हो जो बच्चों के लिए आता है, लीडिंग पेंसिल। अब आपको दोनों सेगमेंट में ये देखना है कि आप यदि बॉल पेन का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, उस पर और एक्सपेंस करके बढ़ाओ, और वो अच्छा रहेगा या आपको लीड पेंसिल वाला अच्छा रहेगा। ये सब देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोप्राइटरी ऑडिट और एफिशिएंसी ऑडिट करना पड़ेगा। दो पहलू होते हैं, प्रोप्राइटरी ऑडिट इसमें करना पड़ेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, कौन प्रबंधन लेखा परीक्षण प्रक्रिया का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन लेखा परीक्षा का प्रक्रिया का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट? मैनेजमेंट ऑडिट का कौन सा पार्ट नहीं है? अभी देखो दिया हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ये भाग है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का तो आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए ना, क्योंकि मैनेजमेंट प्रोसेस का ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि रेस्पॉन्सिबल कौन कौन है उस सेंटर का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सेकंड, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिव्यू भी होना चाहिए, प्रत्येक उत्तराधिकारी केंद्र के निष्पादन की समीक्षा भी होना चाहिए कि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छे से किया है नहीं किया है। फिर रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठनात्मक संरचना की समीक्षा भी होना चाहिए। डी ऑप्शन हमारा क्या है, इन्वेस्टिगेशन द डेप्रिसिएशन मेथड एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी ऑन, ये नहीं होना चाहिए, इससे आपका मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रबंधन लेखांकन परीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है, उत्तरदायित्वों का केंद्रों का निर्धारण करना, प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्रों के निष्पादन की समीक्षा करना, संगठनात्मक संरचना की समीक्षा करना। ये तीन ऑप्शन थे, लेकिन हमारा डी ऑप्शन क्या दिया हुआ था कि मूल्यह्रास पद्धति की जांच करना और कंपनी में स्थायी संपत्तियों पर उसके अनुप्रयोग की जांच करना, ये मैनेजमेंट ऑडिट का कार्य नहीं है। चालू अंकेक्षक में इस अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है, यह परिभाषा किसने दी है कि चालू ऑडिट मींस करंट ऑडिट, या आप बोल सकते हो कौन करंट ऑडिट में अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है। मतलब जो ऑडिटर का जो स्टाफ रहता है वो पूरे साल तक बिजी रहता है किसके में, अकाउंट्स के जांच करने में। ये किसने दिया होता, जे.आर. बॉटली बॉय ने। जे.आर. बॉटली बॉय ने क्या बोला था कि चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है। यह परिभाषा प्रोफेसर, सॉरी ये मैंने रॉन्ग कर दिया, ये थोड़ा मैं भूल गया, ये आपका दिया हुआ है स्पाइसर एवं पैगलर द्वारा, सॉरी। चालू अंकेक्षक में अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष भर लेखा की जांच में व्यस्त रहता है, ये परिभाषा स्पाइसर पैगलर महोदय जी ने दिया है। दूसरे शब्दों में चालू अंकेक्षण का आशय ऐसे अंकेक्षण है जो अंतर्गत वर्ष भर अंकेक्षण का कार्य चलता रहता है, ठीक है। तो हमारे 19 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर, नैतिक जांच की जाती है। नैतिक जांच देखो किसके द्वारा की जाती है, ऑडिटर के द्वारा किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्यों होगा वो हम लोग देख लेते हैं। नैतिक जांच रूटीन चेकिंग संस्था के अंकेक्षक द्वारा किया जाता है। इसमें समय समय पर अंकेक्षक स्वयं या उसके जूनियर स्टाफ लेखों की जांच करते हैं। इसमें त्रुटियों की संभावना बहुत कम होती है। देखो बार बार में ऑडिट करने आएगा, एक तो वर्ष के एंड में ऑडिट करने आए तो उसको सारा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना भी स्टाफ के लिए, बहुत कंपनी के स्टाफ के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो वही एवरी मंथ जैसे आ रहा है या फिर ये समझो कि 2-3 महीने से आ रहा है, तो जितना आपका काम हो गया 2-3 महीने का उतना ऑडिट किया, फिर उसने अपना रिपोर्टिंग बना के अपने पास में रखा, फिर 2-3 महीने बाद में किया, तो ये अच्छा रहता है बजाय कि पूरे वर्ष के एंड में वो एक साथ में ऑडिट करे। तो रूटीन चेकिंग कौन करता है? आपके अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है, नए प्रबंधक नहीं किया करते हैं, वो आपके कंपनी के कर्मचारी भी नहीं करते और शेयर होल्डर का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है कि कौन सा कार्य अंकेक्षक का नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है अंकेक्षक का? कपट को ढूंढना और रोकना ये कार्य है आपका। गणितीय शुद्धता की जांच करना ये भी है कि मैथमेटिकल और एरर होता है वो भी ऑडिटर जांच करता है। और अशुद्धियों को ढूंढना वो भी ऑडिटर जांच करता है। तो कौन सा नहीं है? लेखा पुस्तकों को लिखना ये किसका काम होता है? ये काम होता है, तो आपके ऑप्शन में ये किसने पूछा था? अंकेक्षक का कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? लेखा पुस्तकों को लिखना, मतलब अकाउंट का रिकॉर्ड तैयार करना ये आपके अकाउंटेंट का काम होता है। तो हम लोग बी को एनालाइज कर लेते हैं। सामान्यतः अंकेक्षक का कार्य देखना होता है कि लेखा पुस्तकों में किए गए लेखा विधान नियमों के अनुसार या नहीं है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु निम्नलिखित कार्य को संपन्न किया जाता है। ये उसका मेन काम तो क्या है कि लेखा बुक वगैरह है वो करेक्ट लिखा हुआ है, जो कि रूल रेगुलेशन दिया हुआ है, जो कि लीगलाइजेशन के लिए जरूरी होता है, वो सब करेक्ट वे में है या नहीं है। उन सबको जांच करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको देखना पड़ता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किधर गड़बड़ी नहीं तो नहीं किया हुआ है, उसमें मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, उसमें जानबूझकर कोई कपट तो नहीं किया हुआ है। वो सब उसको देखने के लिए किया जाता है। तो इन सबको देखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको कपट को ढूंढना और रोकना, गणितीय शुद्धता की जांच करना और अशुद्धियों को ढूंढना और उसको निकालना, रोकना। ठीक है। और मैंने बताया था कि बुक्स लिखना किसका काम है? अकाउंटेंट का काम है, ना कि ऑडिटर का। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, अभी आप बोल सकते हो कि सीए क्या अकाउंट्स कर ही नहीं सकता क्या? लिख सकता है, लेकिन वो किसके रूप में करेगा? वो एज ए अकाउंटेंट के रूप में। फिर वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। जैसे सपोज करो मैं सीए हूँ, मैं किसी कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का अकाउंट्स कर रहा हूँ, तो मैं फिर उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। मैं एज ए अकाउंटेंट की तरह काम करते हुए तो अकाउंट्स कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये मत देख लेना आप कि सीए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर कंपनी का अकाउंट्स कर ही नहीं सकता। कर तो सकता है लेकिन ऑडिटर के रूप में नहीं कर सकता। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस संस्था को अनिवार्य अंकेक्षण कराना होता है? अनिवार्य सहकारी संस्थाओं को करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनियों करवाना पड़ता है और ट्रस्ट को भी करवाना पड़ता है। तो मीन्स चारों को करवाना पड़ता है। अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अंकेक्षक द्वारा यह जांच की जाती है कि संस्था के लेखे नियमों के अनुरूप किए गए हैं या नहीं है। कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जिनका अंकेक्षण कराना वैकल्पिक होता है, जबकि कुछ संस्थाओं के लिए अनिवार्य होता है। अब कौन सी संस्था ऐसी होती है जिनके लिए अनिवार्य होता है? सहकारी संस्था, इनके लिए ऑडिट करवाना अनिवार्य है। इंश्योरेंस कंपनी, इसके लिए अनिवार्य है। कोई ट्रस्ट है, उसका भी करवाना जरूरी है। जबकि एकांकी व्यापार या फिर साझेदारी व्यवसाय, उसका अंकेक्षण करवाना आवश्यक नहीं है जब तक कि वो अपना लिमिट क्रॉस नहीं करते, जो कि आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है अपना कि गहन जांच के अंतर्गत क्या आता है? गहन जांच के अंदर सभी लेखा पुस्तकों की जांच आती है, इसी को ही गहन जांच बोला जाता है। इसमें विशिष्ट में तो गहन कैसे होगा? क्योंकि विशिष्ट बुक क्या बोलते हैं? केवल स्पेसिफिक बुक, मतलब 10 बुक है लेकिन 10 में से आपको केवल 3 ही स्पेसिफिक बुक लगी कि मेरे को केस बुक देखना है, मेरे को बैंक बुक देखना है या फिर मेरे को जर्नल रजिस्टर देखना है। ये तीनों ही मैंने लिया।
जबकि मैंने पूरी जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है कंपनियों के, उन सबको जांच कर रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे, गहन जांच बोलेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक बोला हुआ है, और सी में बोला हुआ है केवल केस बुक का, तो केवल केस बुक के माध्यम से थोड़ी गहन जांच होगी, क्योंकि हो सकता है कि केस बुक में एरर नहीं हो, जर्नल रजिस्टर में एरर हो, या किसी और बुक्स में, परचेज बुक्स में वगैरह में एरर हो। तो यदि हमें गहन जांच करना है तो कंपनी की सारी बुक्स ही देखना पड़ेगा, हमें परचेज रजिस्टर देखना पड़ेगा, सेल रजिस्टर देखना पड़ेगा, हमें आपका ट्रायल बैलेंस अच्छे से देखना पड़ेगा, आपकी सब्सिडी बुक्स जितनी भी मेंटेन कर रहे हो आप सारी देखना पड़ेगा, आपका इनवॉइसेस चेक करना पड़ेगा। तो ये सारे है कि आपको सभी बुक चेक करना पड़ेगा यदि आपको गहन जांच करना है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है और तीनों ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आंतरिक अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, अशुद्धियों व कपटों को जल्दी ढूंढ निकालना। इंटरनल ऑडिटर का काम ही यही होता है कि आप जो रेगुलर काम हो रहा है उन सबका आप इंटरनल ऑडिट करो। मींस या तो इंटरनल ऑडिटर कौन होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे जो भी पर्सन कॉमर्स का अच्छा नॉलेज रखता हो, प्रोफेशनल हो अकाउंटेंसी के अंदर, उसका सीए या सीएस वगैरह होने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी का कर्मचारी भी हो सकता है, या वो एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है। और वो उसका काम क्या है कि कंपनी के बुक्स में जो भी कोई कपट वगैरह कुछ भी हुआ हो उसको इमीडिएट देख ले, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करता है, वर्ष के एंड पर देखता है और वो पूरा गहन अध्ययन नहीं करता है, लेकिन इंटरनल ऑडिट में पूरा गहन अध्ययन होता है। इसके लिए छोटी सी छोटी गलती भी पकड़ में इंटरनल ऑडिट में आ जाती है। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अशुद्धियों व कपटों को जल्दी से ढूंढ निकालना, वर्ष भर पूरे इंतजार नहीं करना, जैसे ही आपका गलती होता है वैसे ही उसको पकड़ लेना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, क्योंकि अंतिम अंकेक्षण में सहायक होना, नहीं, ये सहायक नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट रहता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो अपना खुद का काम अलग से करता है, वो इंटरनल ऑडिटर के बेस पे नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल जाता है, वो भी उसके माइंड पे देखता है कि इनका इंटरनल ऑडिट अच्छा है या नहीं है, उसके ऊपर तो ये करेक्ट नहीं बोल सकते कि वो उसका सहायक होता है। वार्षिक लेखा का शीघ्र सत्यापन करना, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। नियमित लेखांकन सुनिश्चित करना, ये भी आपका करेक्ट वे नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, अंकेक्षण किस समय प्रारंभ होता है, जब हमारा अकाउंट्स क्लोज हो जाता है तब हमारा अंकेक्षण चालू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन ए तो पुष्पालन स्टार्ट था, तो पुष्पालन स्टार्ट के टाइम पे तो अकाउंटिंग होगा, अकाउंटिंग एंड होने पे होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, जब लेखा कार्य समाप्त हो जाता है तब उसका ऑडिटिंग चालू होता है। एक व्यावसायिक संस्था में सर्वप्रथम पुस्तपालन के अंतर्गत प्रारंभिक लेखा के पुस्तकों में लेखा किया जाता है, मतलब अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, तत्पश्चात लेखांकन का कार्य संपन्न किया जाता है। लेखांकन के बाद लेखा पुस्तकों के सत्यता की जांच के लिए अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य संपन्न किया जाता है। तो इसका हम लोग देखेंगे, पुस्तपालन किया जाता है, उसके बाद में लेखांकन, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस वगैरह सब बन के रेडी हो जाता है, उसके बाद में आपका ऑडिट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण होता है अनिवार्य। जो हम लोगों ने देखा था कि सार्वजनिक कंपनी है या कोई ट्रस्ट है या आपका इंश्योरेंस कंपनी है, उनका अनिवार्य लेखांकन अंकेक्षण किया जाता है, इनका ऐच्छिक नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक जांच से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है कि आंतरिक जांच से संबंधित कौन सी बात है, इन चार में से आप देख के बताओ हमें कि कौन सी है। आंतरिक लोगों का लेखा रिकॉर्ड की जांच की जाती है, ये नहीं है। परिसंपत्तियों का सत्यापन करना आंतरिक जांच नहीं है। एक व्यक्ति के कार्य की जांच स्वतः ही या अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो इंटरनल चेक क्या होता है, या तो वो खुद के कार्य को खुद चेक करेगा या उसका ही कलीग्स उसके काम को जांच करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल चेक बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, कंपनी के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जांचों में आंतरिक जांच की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत कर्मचारी के मध्य काम का बंटवारा इस प्रकार से किया जाता है कि एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी द्वारा किया जाता है या स्वतः ही कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत संपन्न किए जाने वाले कार्य को चेन सिस्टम बोला जाता है, श्रृंखलाबद्ध ढंग से संबंधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा स्टार्ट होता है,
कि यदि एक कंपनी में एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के कार्य का पूरक है तो वह इसका संबंध से होता है कि एक, देखो अब जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा कि ऐसे कंपनी में ऐसे सिस्टमेटिक कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति काम करेगा, उसकी जांच दूसरा व्यक्ति करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल चेक बोलेंगे। तो ये करेक्ट आंसर हमारा। अब आपको देखो, ये मैं आपको क्यों रीड करने के लिए बोलता हूँ ये ऑप्शन में, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। यदि कंपनी में एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के कार्य का पूरक होता है तो इसका संबंध आंतरिक जांच से होता है। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा आंसर। लेकिन आगे देखो क्या दिया हुआ है, यह एक कुशल प्रबंधन व्यवस्था का सूचक है। अब ये पूछ सकते हैं कि कुशल प्रबंध व्यवस्था का सूचक क्या है, तो आपको बोला जाएगा आंतरिक जांच। इसके द्वारा त्रुटियां आगे बढ़ने से पूर्व ही पता चल जाती है और इसमें यथासंभव सुधार कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 अपना स्टार्ट होता है कि एक अंकेक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। किसके लिए बनाया गया है, अंकेक्षक के आने जाने के लिए। वही अंकेक्षण कार्यक्रम इसके लिए है क्या कि ऑडिटर आए और जाए, रूटीन चेक के लिए, कंपनी की शाखाओं के निरीक्षण के लिए, या अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य के लिए। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा कि एक अंकेक्षण कार्यक्रम मुख्यतः अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है। अंकेक्षण कार्यक्रम एक ऐसी लिखित योजना है जिसके आधार पर एक अंकेक्षक अपने कार्य की व्यवस्था का निर्धारण करता है। अंकेक्षण के कार्यक्रम का उद्देश्य निश्चित रूपरेखा तैयार करना है जिससे कि अंकेक्षण पूर्व नियोजित ढंग से अपना कार्य यथासंभव निर्धारित समय में पूरा कर सके। अतः वैकल्पिक उत्तर डी होगा। ये मैंने पूरा ही रीड कर दिया, डिट्टो ही। ठीक है, नैतिक जांच से आप वही रूटीन चेक का आप क्या है, वही आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है रूटीन जांच। ठीक है, तो रूटीन जांच में क्या लिखा हुआ है कि ये नियमित रूप से सुचारू रूप से जांच करना, पुस्तक एवं लेखों का नियमित एवं सुचारू रूप से जांच करना है। व्यापारिक संस्था चाहे तो ये क्यों न हमें कुछ पुस्तकें लेखा प्रकार इस प्रकार के जो व्यापार के संगठन आधार पर रखे जिनकी जांच आवश्यक होती है, मतलब कुछ की जांच करा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पूरी बुक्स का ही रूटीन जांच करवाए। अभी देखो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो आपको समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण से आशय क्या है। प्रबंधकों की ओर से अंकेक्षण मीन्स मैनेजमेंट करवाता है। पहले इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट कौन करता है, तो हम लोगों ने आंसर दिया था बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये अभी इसमें पूछा गया है कि आंतरिक अंकेक्षण से आशय क्या है, तो ये बोला गया है कि प्रबंधन का ऑडिट, मतलब प्रबंधकों का ऑडिट की मैनेजमेंट करेक्ट है या नहीं है, ये सब इंटरनल ऑडिट का कार्य है। वह व्यवस्था क्वेश्चन नंबर 32 जिसके अंतर्गत ऐसा कार्य प्रणाली जमा दी जाती है कि एक कर्मचारी का, अरे यार ये बार बार क्यों आ रहा है, इंटरनल ऑडिट का ही लिखा हुआ है ना अपना कि एक कर्मचारी का कार्य दूसरा कर्मचारी द्वारा प्रगति की जांच में ही जांच लिया जाता है, कहलाता है इंटरनल ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 33 चालू अंकेक्षण में कार्य होता है कोई ऐसे ऊपर नीचे होता है क्या, कॉन्करेंट ऑडिट में एक जैसा ही होता है, ऐसे नहीं कि कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, नहीं कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसके लिए एक जैसा ही चलता रहता है। चालू अंकेक्षण के अंतर्गत एक व्यवसायिक संस्था का अंकेक्षण कार्य वर्ष भर लगातार एक जैसा समान रूप से होता है। इस तरह के अंकेक्षण को विस्तृत लेखा अंकेक्षण भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, विस्तृत। चालू अंकेक्षण को क्या किया जाता है, विस्तृत। मतलब अपन ना पूरा जांच करेंगे, हम लोग एक एक काम को जांच करेंगे, क्योंकि जो चालू मतलब कॉन्करेंट ऑडिटर वो कंपनी के अंदर बैठे ही रहते हैं और हर एक काम का अंकेक्षण करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कानूनी अंकेक्षण किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है कानूनी अंकेक्षण, पब्लिक कंपनी के लिए आवश्यक है। लोक समिति कंपनी के लिए कानूनी वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य, जबकि एकल व्यापारी साझेदारी, अभी देखो इसमें केवल प्राइवेट कंपनी होती तो भी हम लोग
बोलते थे, नहीं है, क्योंकि लीगल ऑडिट किसके लिए अप्लीकेबिलिटी है, पब्लिक कंपनी के लिए। तो ये भी करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, सॉरी ये भी इनकरेक्ट। तो ये कौन सा हो गया, पब्लिक कंपनी के लिए लीगल ऑडिट कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या बोलता है, मिनट बुक की जांच कौन कर सकता है। मिनट बुक किसको बोला जाता है, देखो एजीएम वगैरह होती है हमारी, तो उसके अंदर है ना पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कि क्या क्या हमारे एजीएम के अंदर हुआ है। उन सब की जांच कौन कौन कर सकता है, उसकी जांच शेयर होल्डर बिना किसी सूद के कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए सही हो गया। बी का क्या, ऋण पत्रधारी शुल्क के भुगतान करने पर इनकरेक्ट, कोई भी व्यक्ति शुल्क भुगतान करने पर इनकरेक्ट, तो इनमें से कोई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाता है कि जो शेयर होल्डर है वो बिना किसी चार्ज दिए हुए मिनट बुक की जांच कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है कि आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। आंतरिक इंटरनल, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम लोगों ने जस्ट अभी पहले देखा था, क्वेश्चन नंबर 32 में नहीं 31 में देखा था, और इससे पहले भी देखा था कि जो इंटरनल ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। क्योंकि ये सब कौन सा होता है, ये मैनेजमेंट ऑडिट होता है, ये प्रबंधकों का ऑडिट होता है, इसमें अंशधारियों वगैरह को कोई लेन देन नहीं होता है, ये केवल प्रबंधन से रिलेटेड ऑडिट होता है। इसके लिए कौन इसको अपॉइंट करता है, संचालक मंडल, इसको ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्टर को संचालक बोला जाता है। ठीक है, लागत लेखा परीक्षण का आरंभ कभी हुआ, 1965 के अंदर हमारा कॉस्ट ऑडिट आया था। इसको तो इतना सा ध्यान में रखने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, लेखा परीक्षण का वर्ण विषय कंपनी अधिनियम की निम्न धारा में दिया गया है। अभी देखो पहले का था जब कंपनी एक्ट 1956 था, तो उसमें दिया हुआ था 227, तो ऑप्शन करेक्ट था डी। लेकिन अभी का जो चेंज हुआ है 2013 के अकॉर्डिंग, वो हम लोग आगे देखेंगे, तो ये हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पुराना क्वेश्चन था, इसके लिए इसमें पुराना ही आपका सेक्शन दिया हुआ है। अंकेक्षण कार्य प्रारंभ होता है जहां निम्नलिखित खत्म होता है, लेखांकन, या आपका लेखांकन मतलब अकाउंटिंग खत्म होता है, वहां पे आपका ऑडिट चालू होता है। अंकेक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है किसके, मीन्स ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, कंपनी के अंशधारियों के बीच में और एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। तो अंकेक्षक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अंकेक्षक द्वारा कंपनी के अंकेक्षण का प्रतिवेदन मीन्स ऑडिट रिपोर्ट कंपनी की वार्षिक एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के अंशधारियों को प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं, शेयर होल्डर ही होते हैं। काफी लोगों को पता नहीं होता है, वो डायरेक्टर को ओनर समझते हैं, जबकि ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर ही होते हैं कंपनी के। आंतरिक नियंत्रण में शामिल है, क्या क्या है, केवल आर्थिक नियंत्रण नहीं भाई, पूरा मैनेजमेंट ही शामिल होता है इंटरनल कंट्रोल में। तो आर्थिक एवं गैर आर्थिक नियंत्रण, ये भी करेक्ट नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट भी शामिल होता है। इसमें अभी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ, केवल कि आर्थिक नियंत्रण नहीं, फिर सेकंड में बोला आर्थिक एवं गैर आर्थिक, नहीं भैया, जो मैनेजमेंट होता है वो भी, प्रशासनिक जो नियंत्रण होता है वो भी उसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है कि आर्थिक भी होता है उसमें कवर्ड, गैर आर्थिक भी होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, प्रशासनिक नियंत्रण भी होता है। इसके लिए हमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 42, परीक्षण जांच से कम होता है, किसका दायित्व कम, अंकेक्षक का दायित्व कम होता है क्या परीक्षण जांच से, नहीं, अंकेक्षक का तो दायित्व उतना ही रहता है। अंकेक्षण का अधिकार कम होता है क्या, नहीं। अंकेक्षण का व्यय कम होता है क्या, नहीं, लेकिन अंकेक्षण का कार्य जरूर कम होता है, अंकेक्षक का कार्य जरूर कम होता है। तो क्या पूछा गया था कि आपका
भैया कि जांच से, परीक्षण जांच से क्या कम हो जाता है? तो इसमें दिया होता अंकेक्षण का दायित्व कम होता है क्या? नहीं, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही होता है, भले ही परीक्षण जांच हुआ रहे होगा। तो क्या उसका अधिकार कम होता है, उसका राइट्स कम होता है क्या? मतलब अब इतनी बुक्स चेक करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा, ये तो काफी बुक तो परीक्षण में जांच हो गई, ऐसा भी नहीं बोल सकते। उसका पूरा राइट है, सब बुक्स को वो जांच कर सकता है। उसका क्या एक्सपेंस कम होने वाला है क्या ऑडिटर का? नहीं, वो तो सेम ही लगने वाला है, वो तो फिक्स हो ही गया। तो आपका क्या कम होगा? वो कम होगा अंकेक्षण का कार्य। तो देखो, इसको एनालाइज तरीके से देखे, जब लेखा पुस्तकों में किए गए प्रत्येक व्यवहार के लेखे की जांच न करके केवल कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच की जाती है तो उसे परीक्षण मतलब टेस्ट चेकिंग कहा जाता है। टेस्ट चेकिंग क्या है कि पूरे जितने भी ट्रांजेक्शन हो उन सबको नहीं करके उनसे उनसे कुछ सेलेक्टिव ट्रांजेक्शन का ही चेकिंग किया जाता है, उसको टेस्ट चेकिंग बोला जाता है। इस प्रकार के जांच के कार्य से अंकेक्षक का कार्य कम होता है। तो ध्यान रखना, इससे ऑडिटर का काम ही कम होता है भैया, क्योंकि कुछ जांच कर लिया तो कुछ और जांच करने की जरूरत पड़ेगी, या उससे उसको थोड़ा आइडिया भी मिल जाता है कि कितना क्या सही है, कितना क्या गलत है। तो अंकेक्षक का कार्य कम हो जाता है, क्योंकि वह प्रत्येक व्यवहार से संबंधित सभी लेखों की जांच नहीं करता है, बल्कि वह प्रत्येक वर्ग में से कुछ चुने हुए सेलेक्टिव प्रतिनिधित्व लेखों को ही जांच करता है। इस प्रकार जांच के आधार पर ही संपूर्ण लेखों के संबंध में अपना मत व्यक्त करता है। यदि वह चुने हुए लेखे सही होते हैं तो सभी लेखों को सही मान लिया, मतलब सैंपल चेक करता है। जैसे परचेज का एंट्री, तो हर एक एंट्री चेक नहीं करेगा, वो कुछ एक एंट्री चेक कर लेगा, उससे उसको आइडिया आएगा कि सारे परचेज का एंट्री करेक्ट है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है कि व्हेन सॉरी हिंदी, तो जब अंकेक्षण का कार्य नियमित अथवा अनियमित रूप से वर्ष भर चलता रहता है तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस ऑडिट, जो कि हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन वही होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको समझने लायक बात है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है भाई? आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक निरीक्षण का अंग है। इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक है। सही है ये बात, ठीक है। फिर इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर द सेम, नहीं, ये बात भी करेक्ट नहीं है, और ये भी नहीं है कि भाई इंटरनल चेक का थोड़ी है इंटरनल कंट्रोल पार्ट, इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है कौन? इंटरनल चेक। तो ये दोनों इनकरेक्ट। लेकिन इंटरनल ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, राइट है। इंटरनल कंट्रोल का दो पार्ट होते हैं, एक तो इंटरनल ऑडिट और दूसरा इंटरनल चेक। तो आंतरिक अंकेक्षण का, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आंतरिक अंकेक्षण का आंतरिक नियंत्रण एक अंग है। आंतरिक नियंत्रण एक व्यापक क्रिया है जिसमें कई क्रियाएं शामिल है, जिसमें आंतरिक अंकेक्षण व्यवसाय में एक अंकेक्षण की नियुक्ति कर्मचारी के रूप में, ताकि खातों की नियमित जांच पड़ताल हो सके, यह उसका एक भाग है। तो इंटरनल कंट्रोल का इंटरनल ऑडिट एक पार्ट है, एक। फिर प्रबंध अंकेक्षण है, क्या है प्रबंध अंकेक्षण? क्या है सीधा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था। प्रबंधन द्वारा संचालन तथा क्रियाकलापों का समय पर किए जाने वाले आत्म मूल्यांकन का, मतलब ये मैनेजमेंट वगैरह का किया हुआ ऑडिट है कि ये सब कुछ करेक्ट हो रहा है क्या, जो भी मैनेजमेंट हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है क्या। ये प्रबंधन अंकेक्षण, अंकेक्षण की वह नव विकसित शाखा है जिसमें प्रबंधक एवं प्रबंध की कार्य क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि उसमें कुछ कमी का पता लगा के उसमें कुछ सुधार किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 46, अंकेक्षण जिसे अंतिम लेखा तैयार होने के पश्चात किया जाता है, मतलब फाइनल अकाउंट बनने के बाद में किया जाता है, वो क्या होता है? हमारा पीरियोडिकल ऑडिट। अंतिम लेखों के लिए तैयार होने के पश्चात किया गया अंकेक्षण सामूहिक अंकेक्षण, क्योंकि एक निर्धारित समय, एक वर्ष के बाद ही हमारा फाइनेंशियल एंड होने पे ही किया जाता है, इसको पीरियडिक ऑडिट कहा जाता है। क्योंकि इंटरनल ऑडिट तो वर्ष में कभी भी होता है, कंटिन्यूस ऑडिट हमारा पूरे साल तक चलता रहता है, इरेगुलर भी हमारा कंटिन्यूस ऑडिट में ही आता है। तो हमारा पीरियोडिक ऑडिट ही है जो कि
फाइनल अकाउंट तैयार होने के बाद में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, जब कर्मचारियों में लेखा कार्य इस प्रकार बांटा जाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से हो जाती है, तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इंटरनल चेक। क्वेश्चन 4 बार आ चुका है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑडिटर, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू, क्या बाउंड है? प्रबंधकीय प्रक्रियाओं तथा कार्य विधियों के पुनर्निरीक्षण हेतु। नहीं भाई, इससे ऑडिटर तो इसके लिए बाउंड नहीं है। और 3 ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। कहां पे गया? कंपनी विधि के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के, नहीं ये अकाउंटेंट का काम है, ये भी इस पे बाउंडेशन नहीं है। अकाउंट्स बनाना उसका बाउंडेशन नहीं है। कंपनी के सदस्यों के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, हाँ ठीक है, मेंबर के पास में कंपनी का रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वो बाउंड है। फिर कंपनी की संपत्ति के भौतिक सत्यापन के लिए भी नहीं है। तो वह ये एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश करते किसके सामने? शेयर होल्डर के सामने। इंटरनल ऑडिट किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई? टू स्टॉप कैपिटल इरोशन, पूंजी संरक्षण के लिए, पूंजी क्षरण को रोकने, मतलब कैपिटल का रिडक्शन नहीं हो जाए, इरोशन नहीं हो जाए। अब इसमें दिया हुआ है पहला कि लाभांश की घोषणा में प्रबंधकों की सहायक के लिए नहीं। इंटरनल ऑडिट का ये काम नहीं है कि लाभांश का कैलकुलेशन करते टाइम पे जो मैनेजमेंट है वो उसका हेल्प करे। प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए भी इंटरनल ऑडिट का काम नहीं है, और मूल्य निर्धारण में भी उसका काम नहीं है। तो कौन सा काम है? टू स्टॉप कैपिटल इरोशन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन तक हम लोग फर्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ऐसे 50-50 क्वेश्चन के हम लोग 3-4 वीडियो बनाएंगे। ये हो सकता है आपका वीडियो काफी बड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, जो भी बुक्स के अंदर पूरा कंटेंट दिया हुआ था, जिससे आपको समराइज बुक भी नहीं पढ़ना पड़े, केवल एमसीक्यू कर लिया तो आपका 100% कवरेज हो गया। ये मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ कवर है आपका। इन सबको करके आप बहुत अच्छे से आपका एग्जाम में अपीयर होके अटेम्प्ट कर पाओगे। इंटरनल ऑडिट कवर द फॉलोइंग। इंटरनल ऑडिट क्या कवर करता है? तो देखो ये बार बार आ रहा है, और ये हमारा करेक्ट है कि इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट केवल करता है। स्टेचुरी, ये क्वेश्चन पहले भी आया। स्टेचुरी ऑडिट तो हमारा इंटरनल कंट्रोल में नहीं आता है। और तो ऑप्शन ए तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया था, ठीक है। ऑप्शन सी में स्टेचुरी ऑडिट वापस दे दिया, और फिजिकल कंट्रोल ये भी नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये दोनों सही होते हैं इसमें, लेकिन ऑप्शन साथ में और भी दिए हुए, इसके लिए ऑप्शन सी गलत हो गया था, और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में इंटरनल चेक करेक्ट है, इंटरनल ऑडिट करेक्ट है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट गलत है, और फिजिकली कंट्रोल ऑफ असेट भी गलत है। तो इंटरनल कंट्रोल में केवल 2 चीजें आती है, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। सो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत टाइम लग गया इस वीडियो में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको रीड किया, और मैं आपको इतना एश्योर करता हूँ कि आप मेरे जो भी मैं एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप 2 बार एक बार देख लीजिए, अब विश्वास कीजिए आपका 100% जीआरएफ क्लियर होगा। कॉमर्स के स्टूडेंट को वैसे भी ये समझो 20% के आसपास तो वैसे ही उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत अच्छे से होता है। वैसे तो पूरा ही ऑप्शनल सब्जेक्ट तो सभी का स्ट्रॉन्ग होता ही है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन कॉमर्स वाले के लिए एक अच्छा होता है कि इनके पास में जो भी किया रहता है वो सारा प्रैक्टिकली किया हुआ रहता है। जैसे आपका इकोनॉमिक्स रहा, इकोनॉमिक्स का आपका अच्छे से किया हुआ रहता है, तो आपको केवल एक बार रीडिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि भैया आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप केवल मेरे वीडियो को सुन लो, 2 बार वीडियो को सुन लो, और मैं बोल रहा हूँ उसी टाइम पे सुनो ना यार, आप जब आप वॉकिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर आप ईयरफोन कान के अंदर डाल के अपना दूसरा काम भी कर सकते हो, उसी टाइम पे मेरे वीडियो को सुनिए। और दूसरा आपको और भी ज्यादा पढ़ना हो तो आप उस टाइम को आपके अदर यूनिट्स पे दीजिए। मैं जो भी यूनिट्स करवाऊंगा वो सारा केवल आपको सुनना है, बस इतना सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।
उसी जोश के साथ में। सो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन। और आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, जिससे हमें एप्रिसिएशन मिल सके।